सो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं चंद्रगुप्ता जी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल 5 सेंटर पे। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 के पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.2 और यही हमारे पास आखिरी प्रश्नावली होने वाली है इस चैप्टर का। और इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे सभी उदाहरण और साथ में कंसेप्ट के साथ में सभी उदाहरणों को क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए हमने कुछ लिख के रखा आपके लिए कि हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, जो हमारे पास नंबर्स होती हैं, वो दो प्रकार से होती हैं। पहले हमारे पास क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी क्या होती है हमारे पास, समृद्ध संख्याएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर काल्पनिक संख्याएं भी आप इसे बोल सकते हैं। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उससे आप अक्सर देखेंगे इस फॉर्म में ए एक्स प्लस में आई बी के रूप में मिलता है। इसके रूप में ए एक्स प्लस आई बी के रूप में मिलता है। और जो हमारे पास ए और बी होता है ये हमारे पास होता है रियल नंबर, यानी कि जो ए बी होता है वह वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जो आई होता है, आई की वैल्यू होती है रूट में -1। आई की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लूं तो जैसे रूट में -2, रूट में -3, रूट में -5 और ऐसे 2.0 1 0 1 1 0 1 1 ऐसे ये सभी नंबर हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। सभी संख्याओं के उदाहरण हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं की, यानी कि रियल नंबर की मैं बात करूं तो रियल नंबर क्या होता है, ये दो संख्याओं का संग्रह होता है। किसका किसका, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, संग्रह होता है। परिमेय अपरिमेय की संख्याओं का संग्रह क्या होता है हमारे पास, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे -3 0 7 11/2 -3/5 7 4/7 कड़ी में 2 5 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 5 ईटीसी, ये सभी नंबर हमारे पास क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब हम समझते हैं वास्तविक संख्या मेरे पास जो होती है वो दो संख्याओं का संग्रह होता है। स्टूडेंट, जो वास्तविक संख्या हमारे पास है वो दो संख्याओं का संग्रह होता है। क्या क्या होता है, यह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। कौन सा, वास्तविक संख्या होता है। अब परिमेय संख्या क्या होता है अगर मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं आपको डिफरेंस लिख के लाया हूं पहले से, ये जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके। एंड पी क्यू जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है क्या, इंटीजर होता है। और जब क्यू होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। जिससे मैं क्या, -3 0 11/2 -3/7 4/7 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या जस्ट अपोजिट होता है। जिसे हम p बटे q के फॉर्म में न लिख सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे में कड़ी में 2 5 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 2 माइनस कड़ी में 5, ये इत्यादि। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब जो परिमेय संख्या होती है बच्चों, वो दो प्रकार से होती है। परिमेय संख्या हमारे पास पूर्णांक और अपूर्णांक से मिलके बना होता है। किससे, पूर्णांक और अपूर्णांक से मिलके बना होता है। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जैसे कि -2 -1 0 1 2 etc, मतलब जो प्लस और माइनस जीरो के साथ में जो सभी संख्या जो हमारे पास होती है उन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं। और अपूर्णांक क्या क्या कहते हैं, अच्छा अपूर्णांक हो या फिर आप कहिए भिन्न, क्या बोलो, अपूर्णांक कहिए या फिर भिन्न कहिए, यानी कि फ्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अब भिन्न हमारे पास क्या होता है, भिन्न की बात करें तो भिन्न क्या होता है हमारे पास, अंश बट्टे में हर होता है। क्या होता है, अंश बट्टे में हर होता है, यानी कि 11/2 अंश बट्टे हर, -5/7 अंश बट्टे हर, -3/5, ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं पूर्णांक की, तो पूर्णांक हमारे पास दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक से और एक होता है पूर्ण संख्याओं से मिलके बना होता है। हमारे पास क्या, पूर्णांक मिलके बना होता है। अब जो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कि -2 -3 -1 -5, जो माइनस में जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है वो उसमें क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 सभी नंबर हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ जीरो भी क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें पूर्ण संख्या में। अब जो पूर्ण संख्या होता है वो ध्यान से अब देखें, दो संख्याओं का संग्रह है। एक तो शून्य उसमें है सम्मिलित, शून्य के साथ में सारे के सारे प्राकृत संख्या उसमें क्या सम्मिलित है। यानी जो पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या के साथ, प्राकृत संख्या में जीरो के साथ मिलकर बना, मतलब प्राकृत संख्या और जीरो के इसके कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बना हमारे पास, पूर्ण संख्या बना है। और प्राकृत संख्या क्या होती है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक होती है। ये बात हमारे पास पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये बात क्लियर, चलिए आगे। आइए डिफिनेशन चेक करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, मैंने जो बताया कि परिमेय संख्या वे संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिख सके। ठीक है,
और ये बात लिखा जा सके जहाँ पे P और Q मेरे पास क्या, ध्यान दो, P Q हमारे पास क्या, P Q हमारे पास पूर्णांक है। P Q क्या है? P Q पूर्णांक हमारे पास है। जो Q है ये इंपॉर्टेंट है। Q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएँ बोलते हैं। बस में जैसे 4/5, 6/5, 15/13, -16/9, 42.1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। ठीक है? ये होती है। ठीक। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p बटे q के रूप में न व्यक्त किया जा सके। यहाँ ध्यान देखिए, व्यक्त नहीं किया जा सके उससे हम लोग कहेंगे। जहां p q हमारे पास क्या है, सेम वही पूर्णांक q होंगे, ये ठीक बात रहेगी। और जो हमारे पास q है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 15, पाई 0.1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 ऐसे 0 आगे भी चलता चला जाएगा। ठीक है? अभी यहाँ पे आप एक स्पेशल केस आप ध्यान रखेंगे। अभी हमने देखा, अच्छा, कुछ संख्या मेरे पास ऐसे होते हैं कि जैसे 2.3 और कुछ हमारे पास होंगे 2.3333 ऐसे मिलते रहते हैं। और कुछ संख्या हमारे पास ऐसे हो, जैसे यहाँ देख लीजिए कि क्या है यहाँ पे 0.1, 0.1, 0, ठीक है, सॉरी, 0.10, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ये संख्या, ये 3 संख्या आप ध्यान दें। ये 3 संख्याओं की तरफ ध्यान देंगे थोड़ा-सा अच्छे से। इसको ध्यान दें पहले। 2.3 ये दशमलव के बाद रुक जा रहा है, यानी कि ये शांत हो जा रहा है। इसे हम लोग कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत। ठीक है? शांत होता है। और देखो यहाँ पे देखो, ये दशमलव के बाद रुक नहीं रहा है, ये रिपीट कर रहा है। हैं? मतलब दशमलव के बाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो रिपीट कर रहा है, लगातार नंबर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, ये रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है। यानी कि ये दोनों जो संख्या मेरे पास है, ये मेरे पास के अशांत है, क्योंकि ये रुक नहीं रही थी। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत। ये कैसे है? अशांत है। देखिए अशांत पे ये देखो, ये रिपीट कर रहा है, यानी कि ये आ रहा है, लगातार आ रहा है, वही संख्या मेरे पास आ रही है। यानी कि ये मेरे पास क्या होगा? आवर्ती होगा। यानी कि जो मेरे पास अशांत होगा वो क्या होगा? आवर्ती। क्या होगा? आवर्ती। और क्या होगा? ये देखो, ये रिपीट नहीं कर रहा है। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अनावर्ती। इन्हें क्या बोलेंगे हम? अनावर्ती। कहने का अर्थ है कि जो रिपीट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? आवर्ती कहेंगे। और जो रिपीट नहीं करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? अनावर्ती संख्या कहते हैं। और जो मेरे पास रिपीट नहीं करता उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। मतलब दशमलव के बाद ना रुके, चलेगा। अगर रिपीट करेगा तो आवर्ती होगा। और अगर आवर्ती होगा तो हमारे पास क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक है? और अगर वह नहीं रुक रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये मेरे पास होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है? ये बात किस में, ये क्या होगा मेरे पास? अपरिमेय होगा। बात समझ में आई? जब दशमलव के बाद संख्याएं बढ़ती चली जाए, रुके ना, उसमें दो बात हो सकती है। वो अशांत तो है, बट अशांत में अगर वो लगातार वो रिपीट कर रही नंबर, एक ही नंबर बार 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 आ रही है, तो उसे कहेंगे आवर्ती। और जब नंबर रिपीट ना करे, अलग अलग नंबर आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? अनावर्ती कहेंगे। जो आवर्ती होगा उसे परिमेय कहेंगे, जो अनावर्ती होगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन, यहाँ से आपके एग्जाम में ना एमसीक्यू पूछे जाते हैं, एक नंबर में जरूर। चलिए, अगली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहे कि सअभाज्य पूर्णांक क्या होता है? को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं एक आपको एक डिफरेंस इसके अलावा बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर मान लो ए, ये युग्म होगा, पहले बात ए और बी, ये एक युग्म में आएगा। अब ए बी सअभाज्य होंगे, ए बी क्या होंगे? सअभाज्य होंगे। सअभाज्य होंगे। कब होंगे भैया? यदि, हाँ, एक कंडीशन है इसमें, एक कंडीशन, क्या कंडीशन है ध्यान देंगे। यदि यदि एचसीएफ निकालेंगे इसका, एचसीएफ किसका? ए और बी का। अभी सीखा मैंने, अगर इनका एचसीएफ एक आ जाए, क्या आ जाए? एक आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह
जो इसका सॉरी जो ये युग्म है वो क्या है? सहभाज्य संख्या है। ठीक है? ये एक ऐसा युग्म देखो यहाँ पे पढ़ लीजिए पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म, एक ऐसा जोड़ा जिसका 1 अथवा -1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो मतलब कॉमन और उभयनिष्ठ मतलब जहाँ पे हम उभयनिष्ठ की बात करते हैं तो वहां पे क्या आता है हम लोग एचसीएफ निकालते हैं यानी कि एचसीएफ 1 या -1 के अलावा कुछ और ना हो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे सहभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 3 का पेयर -2 3 का पेयर 6 35 का पेयर ये सब हमारे पास क्या है सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। ठीक है तो ये बस में जैसे यहाँ पे आप 2 और 3 का भी कर सकते हैं 5 7 का हो सकता है 9 13 का हो सकता है ऐसे इत्यादि नंबर हमारे पास बहुत सारे आएंगे। ठीक है चलिए अब इसके बाद ये जो एक प्रमेय मेरे पास है प्रमेय और जो कि करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये टॉपिक भी होता है इसे अब मैं थोड़ा इसे छोटा कर लूँ आ जाओ भाई आ जाओ बस 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 ठीक है ये जो प्रमेय मेरे पास है प्रमेय क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा चलो भाई तुम्हें पहले हमें अलग कर लो अलग अलग तुझमें रिश्ता नहीं ठीक है जो प्रमेय क्या है पहले प्रमेय प्रमेय कहता है कि भाई पी मान लीजिए पी मेरे पास कोई एक पूर्णांक है सॉरी क्या है पूर्णांक तो है बट कैसी पूर्णांक ये एक अभाज्य संख्या है ना ये एक अभाज्य संख्या है पी मेरे पास क्या है अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है मेरे पास कोई पी मेरे पास कोई अभाज्य संख्या है वो कह रहे हैं कि एक ए एक ऐसी संख्या लो जो मेरे पास धनात्मक पूर्णांक हो क्या हो धनात्मक पूर्णांक हो भैया ठीक है ले लिया अब कह क्या रहे हैं कह रहे हैं कि पहली बात कह रहे हैं कि यदि ये जो ए है सॉरी जो पी है जो पी है यदि ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है अगर जो पी है वह ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो अगर ऐसा है तो जो पी है वह ए को भी डिवाइड करेगा यानी कि यदि पहली कंडीशन पी ए स्क्वायर यानी किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वही पी वही अभाज्य संख्या उस संख्या को भी क्या करेगा विभाजित करेगा जैसे आप मैं आपको बताऊं एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं जैसे मान लो एक नंबर लिया मैंने एक लिया मैंने अभाज्य संख्या लिया 2 और एक लिया मैंने धनात्मक पूर्णांक लिया मैंने मान लो 4 4 की स्क्वायर कितना होता है 16 अगर 16 को 2 डिवाइड कर पा रहा है 8 यानी कि इस 4 को भी 2 डिवाइड करेगा करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा पक्का ठीक है? बस यही सिंपल सी बात फिर बोलना है आपसे याद रखेंगे कि मान लीजिए पी मेरे पास कोई अभाज्य संख्या है और ये मेरे पास क्या कोई ऋणात्मक पूर्णांक है करें कि यदि इस लाइन को आप ध्यान रखें इस लाइन को यदि पी स्क्वायर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है देखो पहली पहली कंडीशन पी यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा पी ए को विभाजित करेगा ये बात आप ध्यान रखेंगे बस आराम से चलो अब कुछ प्रमेय नंबर 2 हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक हमारे पास ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है आपको अभी 2026 के एग्जाम भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है करें कि उसको सॉल्व करने से पहले हम एक नियम को जानेंगे जो कि हमारे पास कहलाता है विरोधाभास का नियम क्या कहलाता है विरोधाभास का नियम क्या होता है विरोधाभास का नियम तो विरोधाभास का नियम क्या होता है मैं आपको बताऊं विरोधाभास का नियम होता है कि अपनी ही बातों को गलत साबित करना ही विरोधाभास होता है भैया ठीक है बहुत बढ़िया अपनी बात को क्या गलत साबित करना ही क्या कहलाता है विरोधाभास कहलाता है और इसी नियम को यूज करके हम लोग क्या करेंगे इस इस प्रकार के क्वेश्चन को जहाँ पे मुझे अपरिमेय संख्या प्रूव करना होगा रूट में 3 रूट में 5 रूट में 7 उस सभी को हम लोग क्या करेंगे इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे करेंगे इसमें क्या करेंगे हम लोग जो हमें प्रूव करना होगा इसका अपोजिट लेंगे और लास्ट में दिखाएंगे कि जो हमने माना था वो हमारे क्या गलत है मतलब जो हमें प्रूव करना है वो मेरे पास आ जाएगा ठीक है तो लिखेंगे हल
क्या लिखेंगे? हल। हल में क्या लिखेंगे? माना, माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। जो प्रूव करना है उसका उल्टा। अब परिमेय प्रूव करना है तो क्या मान लिया मैंने? परिमेय। अगर कड़ी में दो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो कड़ी में दो बराबर क्या आएगा? p बटे में q, जहां पे p और q हमारे पास सभाज्य है। क्या है? सअभाज्य। अब सभाज्य का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया। सभाज्य मतलब जिसका एचसीएफ क्या है? हमारे पास एक आ जाए, सभाज्य है। और मेरे पास जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, क्यू जीरो तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्यू जीरो नहीं करना मुझे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस क्यू को इधर लेके आइए तो क्या आएगा? इस क्यू को इधर लाइए, टू को लेके आइए रूट में इधर को। क्यू बराबर में क्या आ जाएगा? पी अपान में रूट में टू आ जाएगा। ठीक है, अब धीरे से दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? क्यू स्क्वायर बराबर में पी का पी स्क्वायर, और कड़ी में दो का करेंगे दो आ जाएगा। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर मानते हैं इसको वन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दें, अगर ये दो मेरे पास प्रभात संख्या p मेरे पास को कोई क्या पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और इसके स्क्वायर, यानी कि अगर दो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अभी मैंने पढ़ा था प्रमेय से, अगर दो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दो p को भी करेगा। यहाँ लिखेंगे क्योंकि क्योंकि दो p स्क्वायर को विभाजित, सॉरी, विभाजित करता है। किसको? दो क्या कर रहा है? पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो करता है, इसीलिए कहिए, इसीलिए दो पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अर्थात अगर दो पी को भी विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी अपान में टू, और समथिंग में मानते हैं क्या? यम आ गया। यम मेरे पास क्या है? पूर्णांक है कोई। क्या है? कोई पूर्णांक है। तो बताइए पी बराबर क्या हो जाएगा? दो यम हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा हमारे पास? दो यम हो जाएगा। ठीक है, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अब समीकरण नंबर दो से पी की वैल्यू समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो पी बराबर दो यम समीकरण एक में रखने पर, रखने पर रखिए क्या मिलेगा? रखेंगे तो क्या मिलेगा? क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू टू एम, और पी स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर फोर एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, अपान में क्या आएगा? टू। अब दो से काटेंगे, क्या है? दो दूना चार, यानी कि दो एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? दो एम स्क्वायर। अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे क्यू स्क्वायर अपान में टू, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या? इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड। आगे चलिए। ठीक है, आगे तो हमने क्या माना? इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था हमारे पास? कि एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपान में टू। इसको तो माना हम लोग इक्वेशन नंबर टू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या माना? इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, चूंकि दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या?
क्यू जो है दो, दो जो है क्यू स्क्वायर विभाजित करता है, इसीलिए इसीलिए दो क्यू को भी विभाजित करेगा, करेगा। ठीक है, ये बात। अगर दो क्यू को करेगा तो अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू बट्टे में दो आएगा हमारे पास कोई n पूर्णांक मान लेते हैं, क्योंकि n क्या मेरे पास कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो बताओ भैया यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n, 2n। और इसको हम लोग मानते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 4। क्या मानते हैं, 4 मानते हैं। ठीक है भाई, 4 मानते हैं। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 2 और 4 से, 2 और 4 से क्या p की वैल्यू देखिए क्या है, समीकरण नंबर 2 व 4 से क्या, यहाँ पे आप देखिए p की वैल्यू क्या है 2m और q की वैल्यू क्या है 2m, यानी कि p का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। p का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। और अगर 2 हो गया, इसका मतलब पी क्यू जो हमने माना था क्या सहभाज्य, वो अब सहभाज्य नहीं रह गया। अब जब सहभाज्य वह नहीं रह गया, इसका मतलब हमारे पास जो माना तुमने परिमेय वह परिमेय न हो तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और 4 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि दो पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः अतः पी क्यू अभाज्य नहीं है भैया। क्या अभाज्य, अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य नहीं है, तो यह हमारा विरोधाभास हो गया कि जो हमारे पास कड़ी में दो था वो क्या था, परिमेय था। ठीक है, तो क्या, अतः क्या लिख लेंगे, अतः यह हमारा विरोधाभास, यह हमारा विरोधाभास है कि, क्या है, यह हमारा विरोधाभास है कि, यह हमारा विरोधाभास है कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अतः कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारे पास कड़ी में दो क्या है? अपरिमेय संख्या है। और सुनिए एक बार और देख लीजिए इसको, क्या है, मैंने क्या किया, माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, फिर मैंने अगर परिमेय संख्या से p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q को मैंने इधर भेजा और कड़ी में दो के लेके आया इधर, हो गया q बराबर p बटे कड़ी में दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या मिल जाएगा, q का q स्क्वायर, p का p स्क्वायर और कड़ी में दो का दो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो p स्क्वायर की विभाजित कर रहा है तो दो p को भी करेगा, अगर दो p को करेगा तो यानी कि p बट्टे दो बराबर m और p बराबर 2m। ठीक है, p का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, q बराबर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर आ जाएगा, और m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, q स्क्वायर बाई। फिर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, फिर यहाँ पे देखा कि जो दो है वो q स्क्वायर में कर रहा है, यानी कि दो q को भी करेगा प्रमेय से, और यानी कि दो q बटे दो बराबर n आएगा, और n और q बराबर क्या आएगा, 2n आएगा। अब मैंने देखा 2 और 4 से, दो देखा p बराबर 2m और q बराबर 2n, यानी कि इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा
तो कॉमन 2 आएगा, यानी कि पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ हमारे पास क्या मिला, 2 मिल गया। 2 मिल गया, यानी कि हमने पी क्यू माना था सहभाज्य, तो अब ये पी क्यू सहभाज्य नहीं है। अब सहभाज्य नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये हमारा विरोधाभास था। क्या था कि हमने माना था जो कड़ी में 3 हमारे पास क्या है, अपरिमेय है। अगर अपरिमेय नहीं है तो क्या बचा, सॉरी क्या माना था कि क्या क्या परिमेय है, और परिमेय नहीं है तो क्या बचा मेरे पास, कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला मेरे पास है कड़ी में 3 एक अपरिमेय, सेम प्रोसेस है, जहां पे 2 है वहां पे 3 कर दीजिए, ये हो जाएगा। यह आपके लिए होता है होमवर्क। क्या होता है, ये होमवर्क होता है, इसे आप स्वयं कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल, लेकिन माना, माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 कड़ी में 2 पी बटे में क्यू, जहां पी क्यू क्या है हमारे पास, सहभाज्य है। यहाँ पे लिखिए, जहां पी और क्यू सहभाज्य, सहभाज्य है। ठीक है, यह बात। और क्यों मेरे पास जीरो नहीं हुआ, ये तो बात आप समझ रहे हैं। अब ये 3 को लेके इधर तो क्या मिलेगा, कड़ी में 2 मिलेगा, पी अपान में 3 क्यू। अब इस बात को आप ध्यान देंगे, ये भी हमारे पास आंसर हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। यहाँ देखेंगे, जहां यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए थोड़ी बात, यहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्या 3 भी है, पी एंड क्यू क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पी क्यू पूर्णांक, इसलिए पी बट्टे 3 क्यू मेरे पास क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसीलिए, इसीलिए या इसलिए कीजिए थोड़ा सा, इसलिए, इसलिए पी बटे 3 क्यू एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब पूर्णांक है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। परंतु, परंतु यह यह इस कथन का विरोधाभास है कि, परंतु यह इस कथन का विरोधाभास है कि, क्या विरोधाभास है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि इससे पहले हमने प्रूव किया जो कड़ी में 2 हमारे पास क्या है, हुआ एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अतः, अतः अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह रहा बहुत सिंपल सा प्रश्न। अगला करेंगे, दर्शाइए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं, हल। या माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या है
तो 5 माइनस कड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं क्या? P बटे में Q, जहां P एंड Q सभाज्य है। क्या है? सभाज्य है। ये बात आई समझ? अब यहाँ देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस कड़ी में 3 P बटे में Q माइनस से 5 आएगा। अगर मैं माइनस से गुणा करा दूं तो क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और इधर आ जाएगा माइनस, इधर का प्लस। अगर मैं इसे सिस्टमेटिक लिखूं थोड़ा सा, तो लिखेंगे हम लोग क्या? कड़ी में 3 5 माइनस P बटे में Q, P बटे Q। अगर इसे और थोड़ा सिंपल कर ले, तो कड़ी में 3 बराबर आएगा 5Q माइनस में P अपान में Q। अब इस बात को नोटिस कीजिए, कड़ी में 3 हमारे पास क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ी सी बात अगर ध्यान देंगे आप, तो क्या होगा? एक मिनट। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, P और Q हमारे पास क्या पूर्णांक है? P Q हमारे पास क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। और अगर ये पूर्णांक है, तो इसका मतलब जो 5Q माइनस P है, ये भी पूर्णांक होगा, और Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक हमारे पास क्या होगा? ये एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? ये एक हमारे पास परिमेय परिमेय संख्या होगी। मतलब परिमेय बराबर अपरिमेय, मतलब ये परिमेय तो ये भी परिमेय होना चाहिए। बट अभी हमने प्रूव किया कड़ी में हमारे पास क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये हमारा क्या होगा? विरोधाभास होगा कि जो हमारे पास 5 में से कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, अतः ये क्या होगा? हमारे पास अपरिमेय संख्या होगा। इसको हम लोग शब्दों में लिखते हैं थोड़ा सा ये, लेकिन यहाँ पी क्यू हमारे पास पूर्णांक है। पी क्यू क्या है? पूर्णांक है। इसलिए इसलिए 5Q माइनस P अपान में Q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ठीक है? परिमेय संख्या होगी। इसलिए इसलिए कड़िम 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। इसलिए कड़िम 3 हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या होगी। परिमेय परिमेय संख्या होगी। परंतु यह इस कथन का इस कथन का विरोधाभास है कि विरोधाभास है कि कड़िम 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः अतः कड़ी में सॉरी 5 माइनस कड़ी में 3, अतः 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए बस आज के लिए इतना ही। सभी एग्जांपल्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं आज के इस लेक्चर में। ये एक होमवर्क था आपका, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, बाकी कड़ी में 2 हो गया। ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बताए गए उसको रिवीजन कर लेंगे, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।